Friends, let us discuss about Alzheimer's disease today. Alzheimer disease क्या होता है पता है आपको? Alzheimer एक ब्रेन का डिजीज होता है। इसे हम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज भी बोलते हैं और ये ज़्यादातर हमारे मेमोरी और कॉग्निशन मतलब कि पढ़ने लिखने की क्षमता या फिर कुछ याद रखने की क्षमता इसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमेंशिया आई वुड से, एंड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ डेमेंशिया केसेस वर्ल्ड वाइड। सो जो पेशेंट्स होते हैं एल्जाइमर के उन्हें भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। तो जब आप देखें कि आपके घर में या फिर बाहर जो एजेड पर्सन है 60 एबव एज के लोग हैं, उन लोग को आप देखना कि आप वो लोग कुछ याद नहीं रख सकते है ना। आपको दिखेगा कि वो लोग सिंपल से एक नाम याद नहीं रख पाते, या फिर उन्होंने सुबह खाना खाया था कि नहीं वो उन्हें याद नहीं, उन्होंने ब्रश भी किया था या नहीं उन्हें वो नहीं पता, उन्हें वो किस और से उन्हें जाना है या फिर किससे बात करना है या फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो उसे भी वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन्स whom they have earlier met. So this things actually are the most prevalent symptoms in case of Alzheimer's disease. So जो 60 to 70% डेमेंशिया के केसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो सभी एल्जाइमर डिजीज से ही रिलेटेड होते हैं। So now let us see the epidemiology. Prevalence globally and in India. Age, gender distribution and including increasing incidence with aging population. वही बात है कि एल्जाइमर डिजीज जो है वो छोटे बच्चों में या फिर मिडिल एज के पर्सन्स में नहीं पाया जाता। ये ज़्यादातर मिलता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा एजेड हो चुके हैं, है ना, मतलब कि 60 एबव के जो लोग हैं या फिर 70, उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होता है एल्जाइमर। फिर हम देखते हैं इसके जो की सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इंसान को कुछ याद नहीं रह रहा है। जब भी आप देखते हैं कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या फिर बाहर कोई आपका जान पहचान वाला इंसान है जिससे आप देख रहे हैं कि वो बहुत इज वेरी मच स्ट्रगलिंग विथ हिज मेमोरी, so that time actually it needs to be addressed because this might be one of the symptoms of Alzheimer's disease. So progression includes language problems. जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है, मतलब कि जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है एल्जाइमर का, तब क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो भाषा जो इंसान हर रोज बोल रहा है अपना मदर टंग भूल जाता है ना। स्पीच में डिसोरिएंटेशन होता है, वो बोल नहीं पाता है। पर्सनैलिटी चेंजेस तो होते ही हैं। देन severe loss of mobility is also seen actually. हिलने में डुलने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर जो इंसान जो पेशेंट है वो बहुत ही बुरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे लोगों पे अपने डे टू डे लाइफ के काम करने के लिए भी, है ना। तो इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एल्जाइमर्स डिजीज के, विच इंक्लूड्स माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, वो बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान को एल्जाइमर है। वो हल्का फुल्का भूलते हैं तो हम सोचते हैं कि हर कोई भूल रहा है ना, तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि लोग कहते हैं ना कि छोटे छोटे बातों से हम बहुत बड़े बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी को देखें कि उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रह रही या फिर वो भूल रहा है या फिर उसे अपने किसी भी चीज का कुछ मतलब कि उसे याद मीन्स ही इज स्ट्रगलिंग विथ हिज मेमोरी, मीन्स इट इज अ माइल्ड स्टेज, इट इज अ अर्ली स्टेज व्हेन द डिजीज नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और अगर इस स्टेज में हमने डिजीज को एड्रेस कर लिया तो हम उससे सीवियर
होने से रोक सकते हैं, है ना। मॉडरेट में क्या होता है, मिडिल स्टेज होता है, इतना पता और सीवियर तो लेट स्टेज में बहुत ही सीवियर हो जाता है डिजीज। Now let us discuss about the pathophysiology, the hallmarks actually, जो हॉलमार्क्स होते हैं, जैसे कि सोने का हॉलमार्क होता है ना, खरा सोना, ISI का हॉलमार्क लगा होता है, तो हम बोलते हैं कि सोना जो है वो बिल्कुल you don't have any doubt in it that whether it is a gold or not. Just like that, जो हॉलमार्क होते हैं एल्जाइमर डिजीज के, वो होते हैं एमाइलॉइड बीटा प्लेग्स। एमाइलॉइड बीटा प्लेग्स और कुछ नहीं होते, ये कुछ प्रोटीन जो होता है, वो डीनेचर्ड प्रोटीन आप कह सकते हो, वो ब्रेन में जमा होते रहता है। एंड न्यूरोफाइब्रिलरी tau tangles in brain tissue. So you'll find amyloid beta plaques and neurofibrillary tau tangles in the brain tissue. This is very prevalent actually, and इसी से हम इस डिजीज का पता लगा सकते हैं। लॉस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस एंड न्यूरॉन डेथ कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव डिक्लाइन। जब क्या होता है, एमाइलॉइड बीटा प्लेग्स जब डिपॉजिट होने लगते हैं, जब न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बनने लगते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो होते प्रोटीन्स ही हैं, है ना, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं जो एमाइलॉइड बीटा प्लेग्स होते हैं। इन प्रोटीन में डिसोरिएंटेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, और न्यूरॉन्स की जैसे ही डेथ शुरू होने हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, न्यूरोनल कनेक्शंस, जो जैसे कि एक न्यूरॉन का डेथ हुआ तो वो किसी दूसरे न्यूरॉन से भी तो जुड़ा हुआ है, तो वो कनेक्टिविटी जो है वो लड़खड़ा जाती है कहीं ना कहीं, है ना। सो दिस वे एक्चुअली it is affected. So the risk factors actually include advanced age, genetics. Genetics also plays a very major role in case of Alzheimer. Family history, जिन families में आप देखेंगे कि किसी के मतलब कि जो बुजुर्ग जो दादा परदादा like that, they are suffering from this disease, in such families the next generations are also likely to get suffered from Alzheimer disease. So एज तो कंट्रीब्यूट करता ही है, साथ में जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ जो उनका कंबाइंड कॉम्बो पैक है वो अल्जाइमर डिजीज को इम्पैक्ट करता है। फिर अदर फैक्टर्स इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, किसी को या फिर डिप्रेशन रहता है या फिर हेड इंजरी हो गई, उससे भी न्यूरोनल डेथ होनी ही है ना। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर तब होता है ना कि जब वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रेशर ब्लड का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो क्या होता है, नसें दबनी शुरू हो जाती है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है ब्रेन में पड़ता है। जब हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बोलते हैं ना बीपी हाई मत करवाओ, तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, प्रेशर जो होता है ब्लड का वो ज्यादा बढ़ जाता है और हमें सर दर्द भी होने लगता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, ये सब दिस ऑल आर फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स एल्जाइमर डिजीज। सो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी इसके जो साइड इफेक्ट्स या फिर मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स जो है वो हम
डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, वो सब हम कल अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाइए रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।